नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवाब मलिक को कोर्ट से बड़ा झटका। दाऊद मनी लॉन्ड्रिंग केस में कस्टडी 7 मार्च तक बढ़ाई गई। महाराष्ट्र की राजनीति में मचा घमासान। नवाब मलिक के मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना आमने सामने, बयानबाजी का सिलसिला जारी। यूपी में छठे चरण की वोटिंग खत्म। सीएम योगी ने वोट के साथ दिया करारा जवाब, अब की बात 300 पार। काशी में ममता बनर्जी का हुआ जमकर विरोध। काले झंडे दिखाकर नहीं होने दिया। गंगा आरती में शामिल। खेला होबे और भाजपा का खदेड़ा होबे का बना रही प्लान। ऑपरेशन गंगा के तहत पूरे विश्व में गूंजा मोदी मोदी। 3726 भारतीय लौटे देश। जनरल वीके सिंह ने ग्राउंड से की कार्रवाई। सबसे पहले बात नवाब मलिक की। ईडी की हिरासत में नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदना महंगा पड़ गया। इसी मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की ईडी कस्टडी 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले उनका मेडिकल करवाया गया, फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पक्ष रखा और मलिक की तरफ से अमित देसाई और तारक सैयद ने पैरवी की। साथ ही ये भी कहा गया कि तबियत खराब होने और हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से मलिक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसे मानते हुए कोर्ट ने मलिक की कस्टडी को 4 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक को 4 दिन और मेहमान नवाजी में रखा जाएगा। ईडी की क्या अघाड़ी की मुसीबत बढ़ेगी? कि एक कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दूबे। दिक्कत क्या है, ये सोच रहे थे कि हमें जल्दी से जल्दी निकल जाना है। हम तो इतने बड़े मंत्री हैं, हमारे पीछे शरद पवार है, हमारे पीछे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और इसी हरकत की वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से इन्होंने पहले चकमा देने की कोशिश की, हॉस्पिटल चले गए। और दूसरा, वो हाईकोर्ट भी चले गए कि ये जो केसेस जो ईडी डाल रही है वो बेकार है, वहाँ पर रिट पिटिशन दायर कर दिया गया। अब ये दोनों ही चालाकियाँ मुसीबत बन गई। कोर्ट ने अपने जो जजमेंट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कंसिडरिंग द अक्यूज वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फ्रॉम February 25th to 28th, the investigating officer was unable to record his statement। मतलब आप तो चले गए उधर, तो स्टेटमेंट कौन दर्ज कराएगा? आपकी जगह तो कोई दूसरा दर्ज कराएगा नहीं। तो 3 दिन आप उधर गए तो आपको वापस आ जाओ, वापस आपको अब जवाब देना होगा। तो ये चालाकी कि आप डोज दे दोगे, झांसेबाजी कर दोगे बीमारी का बहाना करके, तो वो चली नहीं, वो दाल गली नहीं। तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरी चालाकी, हाई कोर्ट ही चले गए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, जब आप वहाँ पर रिट पिटिशन आपने दायर कर ही दिया है और वहाँ 7 तारीख को सुनवाई है, तो 7 तारीख तक आप रहो इधर। अब उधर फैसला होगा। अगर कोर्ट ने कह दिया कि भाई वाकई इस केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि आपकी प्ली जो वहाँ है वो प्ली है कि ये केस को ही खत्म कर दिया जाए, और अगर खत्म हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, तब तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी जी। और अगर खत्म नहीं होता है तो फिर हमारे पास आइए, फिर एक्सटेंशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें जो समझने की है कि आज सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से ये कहा गया कि जो ज़मीन ये अंडरवर्ल्ड के जरिए खरीदा गया, उस ज़मीन की जो ओरिजिनल मालकिन है उसका हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। हमने हसीना पार्कर का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। इन्होंने तो दावा किया कि हमने पैसे दिए, खरीदा, लेकिन जो मालिक है उसके पास तो पहुंचा ही नहीं पैसा। तो मतलब क्या है ये? मतलब ये है कि ये अंडरवर्ल्ड के साथ ज़मीन हड़पने की कहानी बन रही है, और जो पैसे का लेन देन है उसके बारे में भी तहकीकात जारी है। और जो कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ निकल रहे हैं, तो टेरर फंडिंग का भी मसला है। मुसीबत न सिर्फ नवाब मलिक की बढ़ी है, बल्कि इस सरकार के ऊपर भी मुसीबत बढ़ रही है, क्योंकि इसके ऊपर राजनीति दबा करके हो रही है। आज इसी के चक्कर में आमने सामने
ये दोनों लोग आ गए हैं। जी डॉक्टर साहब, यानी कि जिस तरह से नवाब मलिक की कस्टडी को 4 दिन के लिए बढ़ाया गया, उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। नवाब मलिक के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। एक तरफ जहां बीजेपी नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है, जहां विधानसभा के बाहर बहिष्कार किया गया है, नवाब मलिक को दाऊद का दलाल तक कहा गया, ये सवाल किया गया कि क्या महाराष्ट्र सरकार दाऊद की समर्थक है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी सरकार नवाब मलिक के खिलाफ की गई कार्रवाई को राजनीति बता रही है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपना गुस्सा बीजेपी पर निकाला और कहा, हमने एक सांप को 25 सालों तक खिलाया, अब वही सांप हमारे सामने फुफकार रहा है, लेकिन हम इस सांप को कुचलने के लिए तैयार हैं। हम पर आरोप लगाने वालों का हम सामना करेंगे। अब इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं, ये सीएम साहब ही देखेंगे। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक को लेकर माहौल काफी गर्म है, आमने सामने बीजेपी और शिवसेना है, क्या होगा, इस्तीफा होगा या नहीं? देखिए, इस्तीफा तो चीफ मिनिस्टर के मन मर्जी से ही होगा। दिक्कत क्या है कि कितना ज़्यादा एथिकल पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की राजनीति में बची हुई है। सिंपल, वैसे नॉर्मल केस में इस्तीफा हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि नवाब मलिक के इस्तीफे पे इस सरकार का अस्तित्व टिका हुआ है, क्योंकि शरद पवार नाराज हैं। शरद पवार ने साफ साफ कह दिया कि कम वोट में इस्तीफा नहीं होगा, और इस्तीफा नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इसमें एक स्पेस मिल गया। अब आज वहाँ विधानसभा के ऊपर पोस्टर्स लेकर के बीजेपी के विधायक पहुंचे थे। पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था? दाऊद का दलाल इस्तीफा दो जी। नवाब मलिक को दाऊद का दलाल बताया जा रहा है। ये बड़ा अनकंफर्टेबल होता चला जाएगा शिवसेना के लिए। और जो बयान दिया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, उन्होंने क्या कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ये दाऊद समर्पित सरकार है जी। ये दाऊद शरण सरकार है, मतलब दाऊद के शरण में बैठी हुई सरकार है। दाऊद का इशारा आएगा कि भाई इस्तीफा दो तो इस्तीफा होगा, दाऊद कह देगा इस्तीफा नहीं दो तो नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होगा। दाऊद के साथ रिश्तेदारी रखने वालों को बचाने वाली सरकार है। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी, वो लोग जिन्होंने मुंबई में धमाके किए, उनका इस अघाड़ी सरकार के साथ जोड़ना, कांग्रेस और एनसीपी इस तरह के आरोपों को तो झेल सकती है, लेकिन अगर शिवसेना का नाम दाऊद इब्राहिम, उसके डी कंपनी और उसके गैंगस्टर्स को बचाने वालों की लिस्ट में आ गया, तो ये बीएमसी चुनाव में काफ़ी बड़ा नुकसान शिवसेना को होने जा रहा है। क्योंकि अंततोगत्वा बात वही है कि नवाब मलिक एक मुस्लिम लीडर हैं और शिवसेना एक हार्डकोर अपने आप को हिंदुत्व पार्टी बताती है। तो ये कैसे हो सकता है? ये इतना बड़ा कंट्राडिक्शन को कैसे शिवसेना झेल पाएगी कि आप एक दाऊद इब्राहिम को बचाने वाले, उसके साथ रिश्ते रखने वाले मुस्लिम लीडर के बचाव में आप खड़े नज़र आ रहे हो। ये एक बहुत बड़ा रिस्क उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं। उनके सामने दो ही ऑप्शन हैं, आइदर तो आप नवाब मलिक को बाहर करें और सरकार एनसीपी की गुस्सा और सरकार से अपनी हाथ धो बैठे, तब जाकर के इसका मसला सॉल्व होगा, या फिर बीजेपी को आप ये मौका दें कि उस दाऊद इब्राहिम, वो बम धमाके, ये डी कंपनी, इसके नाम से वो बीएमसी के चुनाव में आपके खिलाफ कैंपेन कर सके। जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में कुर्सी को बचाने के लिए जंग हो रही है, उसी तरह यूपी की सत्ता हथियाने के लिए सारे दल मैदान में हैं और आज यूपी में इसी का फैसला हो रहा है। आज यूपी में छठे चरण का मतदान हुआ, जिसमें 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के साथ ही कई जिलों में मतदान हुआ और सीएम योगी ने भी बूथ पर जाकर अपना वोट डाला और वोट डालते ही ऐसा बयान दिया कि विपक्ष की बौखलाहट बढ़ना लाजमी है। सीएम योगी ने ठोक बजाकर कह दिया, छठे चरण में जोरदार छक्का लगाया है और भारतीय जनता पार्टी 350 के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। 7वें चरण में ये आंकड़ा रिकॉर्ड बनाएगा। डॉक्टर साहब, सीएम योगी के इस बयान ने विपक्ष में तो खलबली मचा दी होगी। देखिए, कॉन्फिडेंस है और हर नेता ये कहता है कि भाई चुनाव में हम जीत रहे हैं। दिक्कत क्या है कि सिर्फ ये घोषणा कर देने से काम नहीं बनता।
अखिलेश यादव कहाँ, उन्होंने चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि हम 400 सीट जीतेंगे। अब ये इस तरह के बयान नहीं आ रहे हैं। जितना कॉन्फिडेंट योगी जी नज़र आ रहे हैं उतना कॉन्फिडेंट अखिलेश यादव नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरह का प्रचार प्रसार, जिस तरह से जो माहौल ग्राउंड पे बना हुआ है, वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में अगर कंपेयर करें तो योगी आदित्यनाथ काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं। ये तो फेजेस जो हैं 6th और 7th, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पिछले चुनाव में सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को इसी इलाकों में आई थी और इस बार वहाँ की तस्वीर बदली हुई नज़र आ रही है और इसलिए योगी आदित्यनाथ इस तरह का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस दावे के साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है, ये अखिलेश यादव के कैंपेनर, उनके लिए वोट मांगने वाले, पीछे से रणनीति बनाने वाले राकेश टिकैत का आज अजीबोगरीब बयान आया। उन्होंने कहा कि सब ट्रैक्टर लेकर के पहुंच जाओ, कहाँ, इलेक्शन कमीशन जहाँ पे ईवीएम रखती है वहाँ पे पहुंच जाओ, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। अब जब आप चुनाव के बीच इस तरह की बातें करने लग जाओ कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक से नहीं कर रहा, सरकारी पक्ष जो है वो सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है, ईवीएम में गड़बड़ी और उसके काउंटिंग में गड़बड़ी, इस तरह की बातें अगर जो दल करना शुरू कर दे तो आप समझिए कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। और इसलिए जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। जी बिल्कुल, यानी कि इस कुर्सी के चक्कर में हर जगह खेला हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर यूपी का वाराणसी। यूपी विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले बनारस में होगा, जब पूर्वांचल के 7 जिलों में 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। सभी दलों के दिग्गजों ने वाराणसी को ही केंद्र बनाया है, लेकिन ममता बनर्जी को बनारस के लोगों ने, या यूं कहें ममता बनर्जी के शब्दों में कि बनारस के गुंडों ने उन्हें हुंकार नहीं भरने दी, खेला नहीं करने दिया, काले झंडे दिखाए, यहां तक कि गंगा आरती में भी शामिल नहीं होने दिया। ममता को सीढ़ियों पर बैठकर ही आरती देखनी पड़ी, लेकिन फिर भी अकड़ है कि कम नहीं हुई। आज ममता ने अखिलेश जयंत के साथ रैली की और बोली कि यूपी में खेला होवे, सपा की जीत और भाजपा का खदेड़ा होवे। ममता बनर्जी यूपी में योगी से टक्कर लेने आई हैं। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी को तो यूपी के गुंडों ने खेला करने ही नहीं दिया, क्या लगता है आपको फिर भी डटी हुई हैं? देखिए, बनारस बनारस है और बनारस के लोग ये पश्चिम बंगाल के बीफ ईटिंग भद्रलोक नहीं है। खदेड़ा ममता बनर्जी का हो गया। मैं देख रहा था तस्वीरों को कि जिस हिसाब से वो गंगा आरती के लिए बैठी हुई थी सीढ़ियों के ऊपर, कोई आदमी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था जी। कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, उसकी जरूरत भी नहीं थी, कोई उधर ध्यान ही, कोई देखना भी नहीं चाह रहा था कि भाई क्यों आई। वहां के लोगों के पोस्चरिंग से ही लग रहा था कि ममता बनर्जी है कौन, ये क्यों आ गई। मैं बार बार कहता हूं, ममता बनर्जी बंगाल के बाहर एक साधारण लीडर से भी उनकी कम साख है। यूपी के अंदर तो वो एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। वो क्या अखिलेश यादव को जिताने के लिए आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव उनको अपने साथ रखकर अपना नुकसान इन्होंने करवा लिया, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये तो यूपी के लोगों को गुंडा कहती हैं जी। और अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनको अखिलेश यादव ने इसलिए बुलाया था कि बनारस के अंदर एक बहुत बड़ा मोहल्ला है गंगा के किनारे किनारे जी, जहां बंगाली रहते हैं। वहां कैपिटल टीवी की टीम गई थी और बंगला भाषी उन बंगालियों से ममता बनर्जी के बारे में हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन किया। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। वहाँ के लोगों ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार ममता बनर्जी कर रही है, वो बनारस आए, उनका स्वागत है, भोले बाबा का दर्शन करें, पूजा करें और वापस चली जाएं, वोट ना मांगे। उनके मांगने या ना मांगने से, उनके कैंपेन करने से एक भी वोट, एक भी बंगालियों का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी तो समाजवादी पार्टी का नुकसान कराने आई है।
कोई वोट नहीं मिलने वाला है। जी डॉक्टर साहब, यानी कि ममता बनर्जी भूल रही हैं कि वो मोदी से टक्कर ले रही हैं जो बड़े बड़े कामों को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन काम कर रहा है, जिसमें जनरल वीके सिंह यूक्रेन पहुंचकर वहां के लोगों के साथ मिले, बातचीत की और उन्हें सांत्वना दी कि सारे लोग जल्द ही भारत अपने माता पिता के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात जो रही वो ये थी कि जनरल वीके सिंह वहां फंसी हुई लड़की के पेट को भी वापस लेकर आए, जो कि ये दिखाता है कि ये ह्यूमंस की मदद के साथ साथ एक बेजुबान की भी मदद भारत ने बिना फायदे नुकसान के की है, जिसके लिए मैं जनरल वीके सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप उस पेट को भी वापस लेकर आए। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन गंगा के तहत वाकई लोगों के दिलों को जीतने का काम कर रही है मोदी सरकार। देखिए, जनरल साहब पोलैंड में थे और जनरल वीके सिंह को पुराना एक्सपीरियंस है, चाहे वो इराक का मसला हो, चाहे यमन में जो वॉर हुआ था उनके ऊपर, उनके इस रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर फिल्म भी बनी, एयरलिफ्ट। तो ये इस तरह की चीज़ें वो करने में वैसे ही माहिर है और जनरल वो हिंदुस्तान की सेना आर्मी के वो जनरल रहे हैं। लेकिन जो खासियत है इस बार, जो आपने एक पहलू को आपने हाईलाइट किया, एक और पहलू, वो वहाँ एक गार्जियन की तरह दिख रहे थे। हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, उसको आप देखिए कि किस किस तरीके से वहाँ के कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस हमारे पास आए हैं कि किस तरीके से वो बच्चों का, जैसे घर में बच्चों का ध्यान आप रखते हो उस तरीके से रखा जा रहा है। और इस रेस्क्यू मिशन में इसको एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है, जिसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा, कि जनरल वीके सिंह पोलैंड गए, पोलैंड के अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की और ये लड़के तो वहाँ पे मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं। तो पोलैंड की सरकार से बात करके उन्होंने इस बात की मंजूरी करवाई है कि इस युद्ध की वजह से जिन जिन लोगों का कोर्स आधा बचा हुआ है उसकी भरपाई पोलैंड में होगी। मतलब उनका साल वेस्ट नहीं होगा, उनकी पढ़ाई रुकेगी नहीं और जो जिस स्टेज पे पढ़ाई कर रहा है उससे आगे वो पोलैंड में पढ़ाई कर पाएंगे ये सारे लोग। रही बात पेट की, सोशल मीडिया में चल रहा था, एक लड़की थी, उसके साथ वो पेट भी था, वो साइबेरियन ब्रीड का एक डॉग है, वो साथ में लेके आना चाहती थी। कई सारे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भाई लोगों को बचाने के लिए हम वहाँ पे पेट्स को क्यों हम बचाएं। लेकिन जनरल वीके सिंह खुद एक पेट लवर हैं, उनके घर में भी अच्छे खासी मैंने जो पेट्स हैं बहुत ही उसको मानते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई इनको भी साथ आप लेकर के जाएं। तो वो इसलिए वो पेट भी जो है वो साथ में आया और ये रेस्क्यू मिशन का एक मानवीय चेहरा। और सबसे बड़ी बात, जितने भी तमाम जो अफवाह उड़ाई जा रही हैं, एक बात माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान में पहली बार ये मोदी सरकार जब से आई है, जब भी कहीं वॉर होता है और इंडियंस को रेस्क्यू कराने की बात होती है, पहले भी लोग रेस्क्यू होते थे, लेकिन फर्क इस बार ये है कि इस बार रेस्क्यू कराने का कमांड कोई निचले स्तर का अधिकारी नहीं बल्कि मंत्रियों के हाथ में होती है और मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस बार जो चार मंत्रियों को अलग अलग यूक्रेन के बॉर्डरिंग नेशंस में भेजा गया है, उनको साफ हिदायत दे दी गई है कि जब तक सारे मतलब 100% इंडियंस उस वॉर जोन से बाहर नहीं आते हैं, कोई मंत्री वापस दिल्ली नहीं लौटेगा। जी बिल्कुल, मोदी के ये 4 जो जाबाज हैं वो पूरी तरह से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।